ये बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। प्रेजेंट डे अगर हम बात करें, ये फंडामेंटल पार्ट है ये सेट्स मैथमेटिक्स में। तो इसके बाद इस कंसेप्ट का जो है ना, मैथ की ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में देखा है ना, ऑलमोस्ट हर एक टाइप में, हर एक ब्रांच में इस कंसेप्ट का आज यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे, इस रिलेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है। उसमें जो है ये सेट्स का बहुत यूज़ होता है। रिलेशन फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे जी। तो रिलेशन एंड फंक्शंस की को डिफाइन करने के लिए सेट्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसको उसका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं, सीक्वेंसेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें भी सेट्स का जो है वो एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम एक मैथमेटिशियन के बारे में, जैसे जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर। उन्होंने सबसे पहले सेट्स थ्योरी को डेवलप किया। कौन थे? जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने सेट थ्योरी को डेवलप किया था। सब देखिए, इसमें सबसे हमने जो कंसेप्ट लिए, सबसे पहले सेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि उसका कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। दूसरी बात हमने ये याद रखी कि जो सेट्स हैं ये मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज़ हो रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन में इसका यूज़ भी होता है। रिलेशन फंक्शंस का जो डेफिनेशन देना या उसके कंसेप्ट्स को डिफाइन करना, उसमें भी सेट्स का यूज़ होता है। उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं ना, इसकी जैसे ज्योमेट्री की स्टडी हो गई, सीक्वेंस सीरीज की स्टडी हो गई, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ भी सेट्स को तो बनाना पड़ता है ना, वहाँ पे कलेक्शन करनी पड़ती है, तो सेट्स का यूज़ वहाँ भी होता है। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा कि एक जर्मन के मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने सेट्स थ्योरी को, ये जर्मन के मैथमेटिशियन है जी, इन जॉर्ज कैंटर। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सेट थ्योरी को डेवलप किया सबसे पहले। तो उसके बाद जो है ना, सेट्स को रिप्रेजेंट, उसकी उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स हैं क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम हर रोज़ देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, अपने आगे पीछे हम देखते हैं, बहुत खास किस्म की चीज़ों को देखते हैं और उनकी कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी हमने अलग अलग टाइप्स की बुक्स देख ली। मैथमेटिक्स की एक बुक है, दूसरी इंग्लिश की है, उर्दू की है, हिंदी की है, तो इन सबको मिला के हमने कलेक्शन करने की कोशिश की। और भी बहुत सारी हमारे डेली जो है कुछ चीज़ों को देखते हैं जिनको हम कलेक्ट करके एक कलेक्शन बना के हम कहते हैं कि भाई ये एक हमने इसका सेट बना दिया, इसका सेट बना दिया, तो यही तो सेट है। कलेक्शन को ही सेट बोलते हैं, चीज़ों की कलेक्शन करना। तो उसके बाद हमें जैसे एग्जांपल मैथमेटिक्स में दें, तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स की टाइप होती है ना, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, इनको कलेक्ट करके भी हम सेट बना सकते हैं। तो इस तरह से उन कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं। अब और मोर प्रिसाइजली देखें तो उन्हीं सेट में को हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के सेट बना सकते हैं बहुत सारे नंबर्स को। जैसे अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 10 से कम हैं, तो कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 सो अप टू 9। तो 9 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो 10 से कम है। अब यहाँ पे हमने एक सेट बना दिया, इन सब एलिमेंट्स को लिख के एक सेट बनाएंगे, कलेक्शन की हमने नंबर्स की, तो एक सेट बना दिया। इस तरह से नंबर्स की भी कलेक्शन हो सकती है। बहुत सारे रिवर्स इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उनकी कलेक्शन कर दो, हो सकती है, सेट बन जाएगा। वॉवल्स की सेट बन जाएगा। ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप की आ गई, इक्विलेटर आ गई, स्केलन आ गई, आइसोस्केलस आ गई, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। तो इन सब की कलेक्शन करके हम कहेंगे ये सेट है। कोई भी एक नंबर ले लो, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, उसके अलग से सेट बना लो। कोई एक इक्वेशन लो, उसके सॉल्यूशंस निकालो, उसके रूट्स निकालो, तो उसका भी एक अलग से सेट बन सकता है। अब उसके बाद हम जो है ना, हमने ऊपर जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें हमने नोट किया कि ये कलेक्शन जो है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब क्या होता है जी वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड और एक होती है जो वेल डिफाइंड ना हो। अब वेल डिफाइंड में और उसमें क्या फ़र्क हो गया? देखिए, वेल डिफाइंड वो हो गई जो कि चेंज ना हो। जैसे देखो क्या चेंज ना हो, मतलब कि अब अगर मैं ये कहूँ कि आप प्राइम नंबर्स लेस देन 20 लिखिए, ठीक है जी, प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो हम लिख लेंगे ना, और वो सभी सेम ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 20 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि आप सेट बनाइए फेवरेट
बॉलीवुड एक्टर्स का, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स का इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये सेट तो आप बनाएंगे, ज़रूर बन जाएगा सेट, उसमें क्या है, प्लेयर्स का नाम लिखना और बना दिया जी, हमने कलेक्शन कर दी। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुई? क्या जो मैंने बनाई वो ज़रूरी थोड़ा है कि जो मेरा फेवरेट प्लेयर होगा या फेवरेट एक्टर होगा तो वो दूसरे का भी हो? ऐसा नहीं होता ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। वेल डिफाइंड कलेक्शन वही है जो वेरी ना करे, सब उसको माने, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गई। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जितने भी हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी ना, कुछ 6 एग्जांपल्स, तो ये सब जो है वेल डिफाइंड हैं। ये सब के लिए एक है। अब एक्स स्क्र माइनस 5x+6 की अगर हम रूट्स की बात करें, उसके सोल्यूशन की बात करें, 2 और 3 तो निकल रहे हैं। कौन है जो इसका 5 निकालेगा? 6 कुछ और तो नहीं निकलेगा ना। वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन कि मैं 2 और 3 निकालूँ और दूसरा कुछ और निकालेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नो। इसके बाद जो है हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस, जैसे किस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से लिखते हैं, इंटीजर को z से लिखते हैं, उसी तरह से रैशनल नंबर के सेट को q से लिखते हैं, रियल नंबर के सेट को r से। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको z पॉजिटिव से, इस तरह r पॉजिटिव q पॉजिटिव से, रैशनल नंबर और r पॉजिटिव रियल नंबर। तो इन सिंबल, स्पेशल सिंबल सेट्स को जो है, ये सिंबल लेके हम कहते हैं भाई ये कौन सा सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब सेट को हम अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स जो भी है जिसकी हम कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है। सिंपल है कि वेल डिफाइंड, हमने जैसे अभी देखा ना कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में क्या फ़र्क है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन करना ऑब्जेक्ट्स की, वो सेट कहलाता है बस। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने, माइंड में रखने हैं कि इस सेट्स के बारे में क्या, हम किस तरह से सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स सेट के अंदर है, देखिए हमने सेट बनाया, उसके अंदर है क्या क्या, वो ऑब्जेक्ट्स होगा ना, एलिमेंट्स या मेंबर कुछ भी आप उसको कह सकते हो। वो हमेशा सिनोनिम्स होते हैं, मतलब वो कनेक्टेड होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं आपस में, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमने प्राइम नंबर का अगर सेट मान लो बनाया, उसमें क्या कोई इवन नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा ना, वो सिर्फ प्राइम नंबर से आएंगे और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। अब प्राइम नंबर्स में बोलो कि कंपोजिट नंबर आ जाए, हाँ ऑड नंबर ज़रूर आ सकते हैं, कुछ कुछ ऑड नंबर जो है वो प्राइम होते हैं ना। तो इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो हम सेट बना रहे हैं ना, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, सिंगल प्रॉपर्टी, वो कोई दूसरा नहीं, वो आउटसाइड से कोई एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तभी तो हमारा सेट बनेगा ना। तो इस तरह, जैसे हम अगर बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, तो उसमें अगर हम वॉवल की बात करें तो उसमें A E I O U ही तो आएगा। क्या बाहर से उसकी कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है? बाहर वाले एलिमेंट की वही प्रॉपर्टी जो वॉवल की हो। वॉवल्स, वॉवल्स ही। अब जो हम कहेंगे S बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल, गलत है ना, क्योंकि वो वॉवल तो नहीं है, वॉवल वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो। तो इसलिए ये सिनोनिम्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन होता है। वॉवल और कॉन्सोनेंट का रिलेशन तो नहीं है ना जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जब भी हमने सेट लिखना होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखिए, A B C D Q R, जो भी आप लिख रहे हैं, XYZ एक्सेट्रा। अब उसके बाद एलिमेंट्स जो होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेंबर जो हमने ऊपर पढ़ा, जो भी सेट के अंदर होते हैं, उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। हमेशा याद रखना कि स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल लेटर से हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो स्मॉल एलिमेंट्स, यानी कि जिसमें वो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स वाले। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि कोई एलिमेंट मान लो किसी सेट में बिलोंग करता है, बिलोंग करता है का मतलब उस सेट में है, प्रेजेंट है। जैसे मैंने एक सेट लिया, कैपिटल लेटर में मैंने लिखा कि ये कैपिटल में, क्यों? क्योंकि सेट को कैपिटल से तो लिखते हैं, ये मैंने पी लिखा, पी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे ना। जैसे लिखो, मैं मानता हूँ कि 1 है, इसमें 2 है, 3 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं जी, 2 जो है वो 3 में है, सॉरी 2 जो है वो पी में है। पी क्या है? पी एक सेट है, तो सेट में 2 बिलोंग तो कर रहा है ना। अब ये मैंने क्या लिखा, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं एप्सलॉन्ग,
या एप्सिलॉन बोलते हैं, जो भी बोलें आप, लेकिन ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि टू बिलोंग्स टू पी, यानी कि सेट में टू है। अब अगर इसी तरह से हम लिखें कि फोर, फोर बिलोंग्स टू पी, नहीं, फोर तो नहीं था, हमने सेट में तो वन टू और थ्री एलिमेंट्स ही रखे ना। अब फोर नहीं बिलोंग कर रहा, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि फोर सिंबल ये लिखेंगे, फोर डजंट, और पढ़ेंगे फोर डज नॉट बिलोंग्स टू पी। पी जो हमने सेट लिया उसमें फोर नहीं था। तो इस तरह से हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि जो बिलोंग्स टू फ्रेज है, इसको डिनोट किया जाता है इस एप्सिलॉन से। हाँ, सिंपल ग्रीक सिंबल है ये एप्सिलॉन, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए कैपिटल के अंदर जो स्मॉल ए है वो एक एलिमेंट है, ठीक है जी। अब बी अगर नहीं बिलोंग कर रहा किसी ए में, तो बी डज नॉट बिलोंग टू ए, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब कुछ मेथड्स होते हैं, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ मेथड्स हैं। सेट को दो टाइप्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उसकी बात करेंगे, फिर सेट बिल्डर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म क्या है जी? रोस्टर फॉर्म जो है ना, हम कलेक्शन करके सिंपली, जैसा हमने कहा ना कि खैर मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी कोई आप सेट लिखते हो ना, उसको इन ब्रैकेट्स में रखा जाता है, करली ब्रैकेट्स में। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने सेट की, सॉरी, एलिमेंट्स की कलेक्शन करके सेट बनाया है। इसमें जो भी आप लिखना चाहो, जैसे ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, तो ये एक सेट बन गया। दूसरी बात कि जो भी एलिमेंट्स आप सेट में लिख रहे हो उसको कॉमास से सेपरेट किया जाना चाहिए। जब भी जो सेट एलिमेंट्स लिख रहे हो ना, उन एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम बीच में कॉमा डालेंगे, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है उस सेट में है। सेट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो ए कैपिटल मैंने लिख दिया। अब ए है, बी है, सी है, वो बिलोंग करते हैं, बी बिलोंग्स टू ए, यस, बी तो बिलोंग करता है ना ए में, डी नहीं करता, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मेन ये यहाँ पे जानना ज़रूरी था कि इन ब्रैकेट्स में इसको रखना, जो हमारे पास है ना सेट, सेट को जब हम एलिमेंट्स की कलेक्शन करके बनाते हैं तो उनको इस ब्रैकेट में रखा जाता है और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा डाला जाता है, ताकि उनको डिफ्रेंशिएट करें कि कौन कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है। ये हो गई, ये जो हमने लिखा ना, ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा था, वन टू थ्री शायद लिखा, सॉरी, ए बी सी, हाँ ए बी सी लिखा था, ए बी सी लिखा था। अब एक और अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखें, जैसे रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ वन थ्री फाइव, अगर ये बना के मैंने सेट बना दिया एक, इसे मैंने एक सेट बना दिया वन थ्री फाइव करके, वन थ्री फाइव, तो इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में ये भी तो लिख सकता हूँ ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो सारे नंबर्स जो सिक्स से कम हो, सॉरी ये ऐसे नहीं कर सकते हम, मैंने लिखा वन थ्री और फाइव लिखा था। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम वन थ्री फाइव जो सेट हमने लिखा ना, उसको हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज, क्या है एक्स, एक्स इज ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है ना एक्स। वन थ्री और फाइव क्या है, ऑड नंबर तो है। अब ये एक्स क्या है, हम इसको लिखेंगे, देखना, एक्स इज ऑड नंबर, और जो एक्स है ये लेस देन है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्स लेस देन सिक्स है, लिख सकते हैं ना। ऑड नंबर्स लेस देन सिक्स कौन कौन से हैं, वन थ्री फाइव, वही तो मैंने लिखे थे। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होगी ना, इस फॉर्म, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ये जो कॉलन है ना, इस कॉलन को सच दैट बोलते हैं। तो ऑड नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे एक्स जो है वो ऑड नंबर है, और ऐसा ऑड नंबर है जो सिक्स से लेस है। तो सिक्स से लेस कौन सा ऑड नंबर है, वन टू थ्री, सॉरी वन थ्री फाइव, यही तो है। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी। अब इसी तरह से एग्जांपल हम लेना चाहेंगे कि नेचुरल नंबर्स वी डिवाइड 42, तो कलेक्शन नहीं कर सकते क्या,
उसकी कलेक्शन कर सकते हैं ना, कि नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं, अब ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 को डिवाइड कर रहे हैं, देखना नेचुरल नंबर जो 10 को 1 तो करता ही है ना, उसके बाद कौन सा करता है, 2 भी करता है 10 को डिवाइड, उसके बाद 3 नहीं 4 नहीं 5 करता है, और उसके बाद 10। इसका सेट बना दो, करली ब्रैकेट डाल दो और बन गया सेट। इसका कुछ नाम दे दो ना, इसको हम ए दे देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास एक सेट, और उसके बीच में एलिमेंट्स आ गए। एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट भी कर दिया और ब्रैकेट्स के अंदर भी डाल दिया। इस तरह से हमने एक सेट को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद कुछ नोट हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में एक बात याद रखनी है कि ऑर्डर पे डिपेंड कभी नहीं करेगा। ऑर्डर्स इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इनमैटेरियल, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले छोटा उसके बड़ा बड़ा ऐसी ज़रूरी नहीं है। अब सबसे पहले डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना, या कोई भी जब हम कलेक्शन कर रहे हैं पहले छोटी है उसके बाद बड़ी, या पहले बड़ी बाद में छोटी, तो ऐसे रखना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, मेनली ये है कि एलिमेंट जो सेट में बिलोंग ज़रूर करना चाहिए। सेट में बिलोंग करे, कैसे भी करे, वो कहीं भी हो, उसकी पोजीशन कहीं भी हो, वो डिपेंड नहीं करती सेट में। तो ये चीज़ है। जैसे हमने 42 के कुछ जो है देखे थे, इसके डिवाइजर्स जो डिवाइड कर रहे थे ना उसको, 42 को, तो वो नंबर्स हमने देखे थे 137 21 26 14 40। अब देखो यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो नहीं है ना, इसमें हमने सीधा लिखा 137 21 और 6 बाद में बड़ा छोटा, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। वही मैंने हम बात की ए ई आई यू, अब इसको हम दूसरी तरीके से भी आई यू ओ ई ए, तो क्या जाता है तो सेट में ही ना। एलिमेंट जो है वो सेट में होना चाहिए, वो कैसे भी हो। उसके बाद जो नेचुरल नंबर्स का सेट, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट जो है 135 7 9, तो ये आगे हम डॉट डॉट लिख देते हैं। हाँ, ये बताना भी ज़रूरी है कि कॉमर्स से सेपरेट तो किया एलिमेंट्स को, लेकिन आगे हम डॉट डॉट जो लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि वो सीरीज आगे भी चल रही है। वो जो हमने 135 लिखा उसके बाद 7 9 11 आगे चलती जाएगी। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर्स जो और नेचुरल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डॉट का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूस है, ऐसे ही चल रही है। जैसे जहाँ तक हमें आइडिया हो गया ना, 1 3 5 हमें आइडिया हो गया कि आगे 7 ही होगा, तो वहाँ हम छोड़कर इसको आगे डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद नोट नंबर 2 है कि हमें ये भी नोट करना है कि जब भी आप सेट को लिखो ना, उसको रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखो, तो एलिमेंट जो रिपीट ना हो, क्योंकि उसका देखिए रिपीट होना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना। अब देखो जैसे मैं एक सेट लिखूं, जैसे सेट के अंदर लिखो 1 2 2 3 4, अब इस 2 को 2 टाइम लिखने का क्या फ़ायदा। जैसे मैंने लिखा ना कि 2 को मैं 2 टाइम लिखूं, तो क्या फ़ायदा। अगर सेट में हम कहें कि 3 बिलोंग करता है, तो यस 3 तो बिलोंग कर रहा है सेट में, 3 बिलोंग्स टू, इस सेट को नाम दे दो, ए दे दिया, तो 3 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग कर रहा है, यस। क्या मैं ऐसा थोड़ी लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 2 बिलोंग्स टू ए ना। तो इसलिए 2 बार होने का कोई फ़ायदा नहीं रहता ना, इसलिए हम उसको रिपीट कभी नहीं करते। रिपीट कभी नहीं करते, जब भी हम एलिमेंट्स को लिखें सेट में, तो उनको रिपीट नहीं करना होता। जैसे स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, SCHOOL, अब ओ 2 बार आ गया, क्या ज़रूरी है 2 बार लिखने की। हम तो कहेंगे ना कि इसका जब सेट बनेगा इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो ओ 2 बार आया 1 बार आए फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे कि ओ बिलोंग्स टू ये सेट, सेट ऑफ स्कूल, जब स्कूल जो इसमें लेटर्स आ रहे हैं, तो उसका सेट में ओ बिलोंग करता है। अब डबल ओ बिलोंग करता है ये तो नहीं है ना, डबल ओ से वो अलग से एक सेट बन सकता है, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्योंकि रिपीट करना ही नहीं हमें सेट की ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, और ऑर्डर पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि SCHOL लिखो या HOLCS लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब सेट बिल्डर फॉर्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं ना कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो बात वहीं पे रुक जाती है। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, वॉवल ही तो आएगा, सिंगल प्रॉपर्टी होगी, और दूसरा बाहर का कोई भी मेंबर हो उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो वॉवल्स की है। क्या बी वॉवल है, नहीं ना, तो बी वॉवल के सेट में बिलोंग कभी नहीं कर सकता।
तो इस तरीके से उसकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी दूसरे बाहर वाले एलिमेंट की नहीं होती। तो वी को हमने अगर वॉवल लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो कोई और दूसरा एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अब इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स की बात, अच्छा देखो ना, यहाँ पे मैं को बताना चाहूँगा कि हमेशा कॉलन से इस सेट बिल्डर फॉर्म को एक बार इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से लिखना होता है। जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म बना लिखो ना, तो उस सेट बिल्डर फॉर्म को एक तरीके से लिखना पड़ता है कि अब मान लो कि ए सेट था, है ना, उसमें हम कहें कि वॉवल्स हैं, है ना, वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स का अगर ए ई आई ओ यू का हमने सेट बना, देखो ये क्या है, ए ई आई ओ यू, कॉमा डालना पड़ेगा बीच में, तब जाके ये करली ब्रैकेट के साथ ये एक सेट बन गया। और ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है ये। अब इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। किस तरह से, ए ई आई यू क्या है, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो वावल है, एक्स इज अ वावल। इसको समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या कहा, ए ई आई ओ यू वावल है, यहाँ पे लिखा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल, तो वो सारे एलिमेंट जो वावल हैं वही तो हैं इसमें, रोस्टर में, रोस्टर फॉर्म में वही तो लिखे थे, वो सारे एलिमेंट जो वावल हैं वही तो हैं, ए ई आई यू वावल ही तो हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल, ये हो गई हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो पहले हमने लिखी ये हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। ये डिफरेंस था सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को लिखने में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये कुछ पढ़ा इसके बारे में। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, मतलब ऐसा एलिमेंट हमने लिया जो नेचुरल नंबर भी है और वो 3 और 10, 3 और 10 के बीच में लाई करता है, यानी कि स्ट्रिक्टली है ना, यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर का ये लिखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 और ये स्ट्रिक्टली लेस देन 10। अब कोई ऐसा नंबर जो 10 से लेस हो, स्ट्रिक्टली 10 ना हो, अब 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो यानी 3 ना हो, इन दोनों को हम एक्सक्लूड करेंगे सेट में से, तो वो क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ना कि 10, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली है ना। अच्छा यहाँ एक चीज़ और, जैसे 3 के साथ बाद हमने लिखा ना ये x जो है 3 से लेस देन है, अब यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें वैल्यूज 10 भी इंक्लूड हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू डालने पर 3 x लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। ये होता है सिंबल्स का कि स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी है तो वो उस पर एलिमेंट्स उसी हिसाब से हम इंक्लूड कर देते हैं सेट के अंदर। अब लास्ट में हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, बिल्कुल इन द रोस्टर फॉर्म। अरे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, देखो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, सॉरी ये 2x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशंस को कहा गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का हम देखिए ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं ना 2x माइनस एक्स, ये क्या बनेगा 2x माइनस एक्स, एक्स ही तो बनेगा, -2 का -2 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दो नंबर्स को और इन दो नंबर्स को अलग अलग कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इन दो नंबर्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, एक ये और एक, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग। तो क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या है कॉमन इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन है तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमन है तो हम इसको लिखेंगे एक्स और ब्रैकेट में क्या, एक्स प्लस 2। अब उसके बाद आगे क्या बचा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन, माइनस, और दोनों के साथ क्या 1 तो होता ही है ना, किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना, तो इसलिए 1 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बच गया हमारे पास, x, और माइनस चला गया बाहर और प्लस ही तो बचा, +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है कि इन दोनों में देखिए, इसमें
और इसमें कॉमन क्या है, एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस टू हमारे पास यहाँ भी हमें दिख रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस टू है, यहाँ भी एक्स प्लस टू है। तो क्या हो गया, एक्स प्लस टू कॉमन निकालो ना, एक्स प्लस टू को कॉमन निकाल लिया, और बचा क्या, एक्स प्लस टू निकल गया तो एक्स माइनस वन बचा। तो हम एक्स माइनस वन लिखेंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। अब यहाँ से क्या हुआ कि x माइनस वन इजल टू ज़ीरो। तो फिर अब यहाँ से क्या होगा कि हाँ, या x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो या x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो करते हैं x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो या x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो किस तरह से हम लिखेंगे इसको, x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो या x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। जब x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो x ऑटोमेटिकली माइनस टू होगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू वन होगा, क्योंकि माइनस वन यहाँ से इक्वल टू के उधर जाके प्लस का वन हो गया, तो टू और वन। अब हमारे पास कुल मिला के क्या आ गया, हमारे पास आ गया x इजिकल टू माइनस टू एंड x इजिकल टू वन, x इक्वल टू माइनस टू एंड x इक्वल टू वन, यही तो आया। अब इसमें क्या हम करेंगे कि इसका एक सेट बनाएंगे। किस तरह से, देखो, सबसे कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे माइनस टू और वन, सेट ही तो बन गया। आगे रोस्टर फॉर्म दे दो इसको ए, यानी कि एक सेट बन गया, और उसके अंदर लिमिट से कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, बन गया सेट। तो अब माइनस टू और वन से एक सेट बना दिया रोस्टर फॉर्म में। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।